Hello everyone. So this is the last lecture of this chapter, that is the regulation of respiration. और इसमें थोड़े से हम डिसऑर्डर्स भी इंक्लूड करेंगे जो कि हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं. इसको हम डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही कवर करेंगे. जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे मैं साथ के साथ इंक्लूड करती जाऊँगी. ठीक है. तो regulation of respiration, it is the ability to maintain the and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissues. देखो एक तो बहुत एक ज़रूरी बात है ये समझना, बॉडी को हर वक्त सेम अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं चाहिए. ठीक है. जब हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पर बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि ऑब्वियसली हमारा एनर्जी यूज़ हो रही है. तो अब एनर्जी यूज़ हो रही है और एनर्जी चाहिए और एटीपी चाहिए. वो कहाँ से आएगी? फूड के ऑक्सीडेशन से. और वो कैसे हो पाएगा? ऑक्सीजन से. तो इसलिए बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है. ठीक है. वहीं पर जब हम रेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं या फिर सो रहे हैं, तो उस टाइम कम चाहिए बॉडी को ऑक्सीजन. ठीक है. तो उस हिसाब से फिर ये सारी चीज़ें रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है. तो दिस इज़ डन बाय द न्यूरल सिस्टम, अ स्पेशलाइज्ड सेंटर present in the medullary region of the brain called the respiratory rhythm center. See, अब हमारे पास अब ये जैसे हमारा ये मैंने यहाँ पर ब्रेन और ब्रेन स्टेम बनाया बेसिकली. ये हमारा क्या है? सेरेब्रम. ये है हमारे पास सेरेबेलम. ये है हमारे पास मिड ब्रेन. MB मतलब मिड ब्रेन. देन दिस इज़ दी पोन्स और दिस इज़ दी मेड्यूला. ठीक है. इस तरीके से चल रहा है. तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ इन दोनों को भी, बिकॉज फिर स्पेस नहीं बचेगा. P and M. MB इज़ द मिड ब्रेन. ठीक है. तो हमारे पास मेड्यूला में एक सेंटर होता है, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. तो बना देते हैं. ठीक है. ये रहा. दिस इज़ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. ठीक है. देन क्या लिखा है कि अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द न्यूमोटैक्सिक सेंटर. कौन सा सेंटर? न्यूमोटैक्सिक सेंटर. तो इसको हम इधर यहाँ बना देते हैं. ये थोड़ा अपर रीजन ऑफ पोन्स में होता है, थोड़ा इधर बना देते हैं. ठीक है. दिस इज़ द न्यूमोटैक्सिक सेंटर. तो बेसिकली क्या हो रहा है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कंट्रोल कर रहा है. कैसे? देखो. दिस कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पिरेशन, देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट. बेसिकली रेस्पिरेटरी रेट को ऑल्टर करना है. कैसे होगा? जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो हमारे इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को रेगुलेट करता है. इंस्पिरेशन कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा, कितनी देर तक होगा, ये कौन कंट्रोल करता है? न्यूमोटैक्सिक. तो सीधा सीधा इसका असर पड़ रहा है किस पर? रेस्पिरेटरी रेट पर. अगर हम लंबा इंस्पिरेशन कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन, इसका क्या मतलब है कि रेस्पिरेटरी रेट हमारा कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हम इंस्पिरेशन में बहुत टाइम ले रहे हैं. तो ऑब्वियसली हमारा रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगा. रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है? रेस्पिरेशन पर मिनट, बेसिकली नंबर ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट. दिस इज़ द रेस्पिरेशन रेट. तो वो हमारा कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा डीप इंस्पिरेशन कर रहे हैं. ठीक है. और वहीं अगर हम शैलो इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो रेस्पिरेटरी रेट हमारा बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है. अ कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड. अच्छा, ये इसको कंट्रोल कर सकता है. कौन? न्यूमोटैक्सिक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कंट्रोल कर सकता है. ठीक है. फिर क्या लिखा है? अ कीमोसेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर विच इज़ हाईली सेंसिटिव फॉर CO2 एंड हाइड्रोजन आयन. देखो ये चीज़ मैंने बताई थी, जब भी ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ेगा तो ब्लड का pH कम हो जाएगा. pH कम यानी कि हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएंगे. देखो हाइड्रोजन आयन क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि CO2 प्लस H2O ब्लड के अंदर क्या होता है? हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है. क्या बना रहा है? कार्बोनिक एसिड बना रहा है. फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन करता है वापस से कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, और क्या बना रहा है? H प्लस HCO3 माइनस. तो ये जो H+ है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है
तो हमारी pH कम हो जाती है। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पर कि ये जो कीमो सेंसिटिव एरिया है, देखो यहाँ बना देते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया, ये रहा। ये कीमो सेंसिटिव एरिया सेंसिटिव है किसके लिए? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के लिए और CO2 की कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, increase in these substances can activate the center, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which these substances can be eliminated। देखो, अगर ब्लड में CO2 ज़्यादा हो गई, इसका क्या मतलब है कि हमको ज़्यादा जल्दी रेस्पिरेशन करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो CO2 एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, और ब्लड वापस से बैलेंस हो जाए। तो इसकी वजह से क्या होगा, हम जल्दी हमारा रेस्पिरेटरी रेट बेसिकली बढ़ेगा, तो इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम होगा, है ना। तो हो गया ना, रेस्पिरेशन बेसिकली ऑल्टर हो गया, है ना। और वो कैसे हुआ? न्यूमोटैक्सिक सेंटर और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की वजह से। और ये जो ब्लड में चेंजेस आए, H+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया या CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ये किसने पकड़ा? ये पकड़ा इसने, कीमो सेंसिटिव एरिया ने, इसने सेंस की वो चीज़। ठीक है, रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी कैन आल्सो रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड H+ concentrations and necessary signals to the respiratory rhythm center for remedial actions। देखो, हमारा जो एओर्टिक आर्च होता है, एओर्टिक आर्च क्या होता है बेसिकली? हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड पास करता है टू एओर्टा। ठीक है, हमारा एक एओर्टिक आर्च बनता है। ठीक है, पहले हमारा एक असेंडिंग एओर्टा होगा, फिर एओर्टिक आर्च होगा, फिर डिसेंडिंग एओर्टा होगा, है ना। तो वो जो एओर्टिक आर्च है, वहाँ पर कुछ एओर्टिक बॉडीज़ होती हैं और हमारा कैरोटिड बॉडीज़ भी होती है कैरोटिड आर्टरी के पास। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी सेंस करते हैं अगर ब्लड में H+ या फिर CO2 के कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये लोग उस चीज़ को सेंस करते हैं, और जिसकी वजह से सिग्नल जाता है ब्रेन के पास कि रेस्पिरेशन ऑल्टर करने की ज़रूरत है, ब्लड में ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, तो दिक्कत होती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन है जो नीट में आता रहता है कि रेस्पिरेटरी रेट या फिर ये जो सेंटर्स हैं, इनको ज़्यादा कौन इफ़ेक्ट करता है? ऑक्सीजन का कम पार्शियल प्रेशर या फिर CO2 का इंक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर? तो हमें बहुत बार लगता है कि भाई ऑक्सीजन की अगर कमी हो गई तो बॉडी को दिक्कत होगी, तो यही होगा आंसर। एक्चुअल में आंसर होता है इंक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। क्योंकि देखो, अगर CO2 बढ़ेगा तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं प्रॉब्लम्स? एक तो जो हमारे टिश्यूज़ है उन पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है अगर CO2 बढ़ रहा है। दूसरा, pH ब्लड की कम हो रही है तेज़ी से, जिसकी वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, ब्लड एसिडिक हो रहा है ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा एक जो कहते हैं ना, एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो कि इन सब चीज़ों पर इफ़ेक्ट डाल रहा है। किन सब चीज़ों पर? ये सारे कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर्स पर, हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पर, हमारे न्यूमोटैक्सिक सेंटर पर। तो ये जितने भी सारे सेंसिटिव एरियाज़ हैं, हमारे कीमो सेंसिटिव एरिया, या फिर जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हैं या फिर न्यूमोटैक्सिक सेंटर हैं, तो ये सब पर कौन ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है? CO2 का इंक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए तो हमको CO2 पर टिक करना है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का इतना इफ़ेक्ट नहीं है। देखो, लास्ट की लाइन भी यही लिखी है, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज़ क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब है कि ज़्यादा दिक्कत बॉडी में CO2 के बढ़ने से होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन के कम होने से। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये इस लाइन पर मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, इससे क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट हमारे पास है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है? एस्थमा सबसे पहले। इट इज़ अ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। पता है, जब एस्थमा अगर किसी पर्सन को होता है तो उसके नॉर्मल रेस्पिरेशन से भी ना एक वीजिंग साउंड आती है, मतलब सीटी वाली साउंड आती है, जैसे सीटी मार रहा हो वो इंसान, बहुत हल्की हल्की लेकिन वीजिंग साउंड आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि देखो, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का जो पासेज है वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी जो वॉल्स है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है।
इस वजह से जब एयर पास हो रही है ना तो वो टकरा रही है वॉल्स पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि रास्ता कम हो गया। इस वजह से एक वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग एस्थमा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जब पासेज नैरो हो गया तो उस इंसान को डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी ही होगी, तो इस वजह से डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। तो बहुत सिंपल सा है एस्थमा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एम्फाइसेमा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है एम्फाइसेमा पे। इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। देखो क्या होता है, हमारे एल्वियोलाई की वॉल से हमारा गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, बट जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, मतलब जो बहुत लंबे टाइम से स्मोकिंग कर रहे हैं, उनके लंग्स में जो एल्वियोलाई है उनकी वॉल डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से वॉल्स का सरफेस एरिया कम हो जाता है, और उस वजह से मतलब जो गैसियस एक्सचेंज है वो ढंग से नहीं हो पाता। उस कंडीशन को हम एम्फाइसेमा कहते हैं। क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है। क्रॉनिक डिसऑर्डर यानी एकदम से नहीं होता, मतलब बहुत टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन एम्फाइसेमा रिवर्सिबल नहीं है। लाइक ऑब्वियस सी बात है, जब एल्वियोलाई की वॉल्स अगर डैमेज हो गए तो तुम उसको ठीक नहीं कर सकते हो फिर, है ना। उस इंसान को एम्फाइसेमा फिर रहेगा, उसको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए कहते हैं स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। क्या कह रहे हैं, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग or stone breaking, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis, proliferation of fibrous tissue and thus causing serious lung damage. Okay, see, बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई डस्ट पार्टिकल्स या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ इनहेल कर लेते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इरिटेशन प्रोवाइड करती है, तो हमारा एक डिफेंस मैकेनिज़्म एक्टिवेट हो जाता है बॉडी का, ठीक है, जो कि उसके ख़िलाफ़ लड़ता है बेसिकली। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब बहुत ज़्यादा टाइम तक कोई इन सब इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में काम कर रहा हो, जब हाँ आपको डेली बेसिस पर डस्ट से एनकाउंटर करना पड़े, तो उस इंसान के लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस का मतलब क्या है, फाइब्रस टिश्यू बनने लगता है, जिसकी वजह से लंग टिश्यू बिल्कुल डैमेज हो जाता है। दिस इज़ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, मास्क पहन के रखना चाहिए, और वो ऐसा पतले वाला नहीं, मतलब एक अलग टाइप के मोटे वाले मास्क आते हैं, वो पहनने ज़रूरी हैं, बिकॉज डस्ट पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। देखो अगर जब भी हम जैसे हार्वेस्टिंग सीज़न जब आता है, फसल कटती है गेहूं की या किसी भी चीज़ की, तो उस टाइम क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा हवा में उड़ने लगते हैं। तो उस वजह से अगर हम इनहेल कर लेते हैं ना, या फिर हम जब भी जाते हैं उस तरफ से, तो हमें बार बार छींक आने लगती है, स्नीजिंग होता है। क्यों होता है, बिकॉज वो हमारी बॉडी का एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज़्म है कि पॉलन जब हम इनहेल कर लेते हैं तो वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से बॉडी का रिफ्लेक्स आता है कि हम स्नीज़ करके उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन जब जो डेली बेसिस पर जो वर्कर्स फैक्ट्रीज़ में या स्टोन ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है, तो ऐसे टाइम पर उनके लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाता है, अगर वो ढंग से प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स नहीं ले रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसकी समरी भी एक बार देख लेते हैं। Cells utilize oxygen for metabolism and produce energy along with substances like CO2, which is harmful. Animals have evolved different mechanisms for transport of oxygen to the cells and the removal of CO2 from there. हाँ ठीक है, ऑब्वियसली CO2 हार्मफुल होती है बॉडी के लिए, उसको निकालना होता है, और ऑक्सीजन लेकर मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड करके बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस करके CO2 हम निकाल देते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग मैकेनिज़्म हैं कि कैसे वो ये प्रोसेस करते हैं। देखो ये प्रोसेस होना ज़रूरी है। अब वो कैसे करना है, वो अलग अलग एनिमल्स से अपने हैबिटेट, अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल के अकॉर्डिंग उन्होंने अलग अलग अडेप्ट कर लिया है खुद को। जैसे वी हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइजिंग 2 lungs एंड एसोसिएटेड एयर passages टू परफॉर्म दिस फंक्शन, ठीक है।
The first step in respiration is breathing, by which atmospheric air is taken in inspiration जिसे हम कहते हैं, and the alveolar air is released out जिसे हम expiration कहते हैं. Then exchange of oxygen and CO2 between the deoxygenated blood and alveoli, transport of these gases throughout the body by blood, exchange of O2 and CO2 between the oxygenated blood and tissues, and utilization of oxygen by the cells जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. बेसिकली वही कह रखा है कि हमने ऑक्सीजन इनहेल करी, मतलब एयर इनहेल करी बेसिकली, फिर वहाँ से हमारे लंग्स से ब्लड में गई डिफ्यूज़ होकर, फिर उस लंग्स ने ब्लड ने पूरी बॉडी को सप्लाई किया, वहाँ पर फिर टिश्यू लेवल पर टिश्यूज़ से CO2 ब्लड में आई या ब्लड से O2 टिश्यूज़ में आई, वहाँ पर फिर मेटाबॉलिज्म हुआ और फिर CO2 जो है वो वापस से लंग्स में आई या फिर बाहर चली गई एटमॉस्फेयर में. ठीक है. Then inspiration and expiration are carried out by creating pressure gradients between the atmosphere and the alveoli with the help of specialized muscles जिन्हें हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल एंड द डायफ्राम. ये पूरा मैंने बताया हुआ है कि कैसे इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम हमारे लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म कर देते हैं. प्रेशर ग्रेडियंट का क्या मतलब है? बेसिकली लंग्स की वॉल्यूम बढ़ाकर प्रेशर रिड्यूस करना. जब एटमॉस्फेयर के कंपैरेटिवली लंग्स का प्रेशर कम हो जाएगा तो अपने आप एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर आएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है ना. वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज़ कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर एंड आर ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. ऑब्वियसली क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऐसी क्योंकि हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि किसी को अगर जैसे ढंग से रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है वो, तो उसकी वॉल्यूम्स बहुत कम आएंगी. जैसे अगर किसी की रेस्पिरेटरी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं तो उसकी वॉल्यूम ऑब्वियसली कम आएगी, टाइडल वॉल्यूम भी कम आएगी, सारी ही वॉल्यूम्स कम आएंगी. लेकिन अगर हम वही बात करें किसी ऐसे इंसान की जिसकी रेस्पिरेटरी मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे एथलीट्स की बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, वो ऐसा एक शैलो ब्रीदिंग से ही काफ़ी सारी एयर इनहेल कर सकते हैं. ठीक है. Then exchange of O2 and CO2 at the alveoli and tissue occur by diffusion. Rate of diffusion is dependent on the partial pressure gradients of O2 and CO2, their solubility as well as the thickness of the diffusion surface. Obvious ही बात है, प्रेशर ग्रेडियंट का होना बहुत ज़रूरी है. देखो कहीं भी अगर डिफ्यूज़न कराना है तो प्रेशर ग्रेडियंट का होना बहुत ज़रूरी है. हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही कोई भी चीज़ मूव करती है. और दूसरी बात किसके थ्रू मूव कर रही है, दैट मैम्ब्रेन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो डिफ्यूजन मैम्ब्रेन का थिकनेस का भी सिग्निफिकेंस होता है. दीज फैक्टर्स इन आर बॉडी फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वेoli टू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एज वेल एज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यूज़. ठीक है. फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ CO2 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज़ फ्रॉम द टिश्यूज़ टू एल्वेoli. ऑब्वियसली बात है क्योंकि टिश्यूज़ में CO2 ज़्यादा है तो वहाँ से एल्वेoli में जाएगी. ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड मेनली एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन. इन एल्वेoli वेयर PO2 इज़ हायर, O2 गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन विच इज़ ईजीली डिसोशिएटेड द टिश्यूज़ वेयर PO2 इज़ लो एंड CO2 एंड H+ कंसनट्रेशन आर हाई. ऑब्वियसली एल्वेoli के लेवल पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, इसकी वजह से वो आराम से ब्लड में डिफ्यूज़ होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है. लेकिन वहीं टिश्यूज़ के लेवल पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, इस वजह से वो ब्लड से फिर टिश्यूज़ में चली जाती है क्योंकि टिश्यूज़ में कम है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऐसा टूट जाता है, अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है. नियर बाय 70% ऑफ CO2 इज़ ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट. 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में यानी कि HCO3 माइनस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है. 20 to 25% ऑफ CO2 इज़ कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. ये मैं दोबारा से बता रही हूँ, पहले ही बता चुकी हूँ. ऑक्सी हीमोग्लोबिन देखकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मत बोल देना. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तब बनता है जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड अप करता है. जब CO2 के साथ बाइंड करेगा तब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनेगा. इस बात को ध्यान रखना. ठीक है. In the tissues where PCO2 is high, it gets bound to blood
whereas in the alveoli where PCO2 is low and O2 is high, it gets removed from the blood. ऑब्वियस सी बात है, टिश्यूज़ के लेवल पर PCO2 ज़्यादा है, इसलिए ब्लड से बाउंड होकर वो एल्वियोलाई पर चला जाता है. एल्वियोलाई के लेवल पर PCO2 कम हो गया, इसलिए ब्लड से अनलोडिंग हो जाती है उसके और एल्वियोलाई में चला जाता है. वहीं एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाता है. रेस्पिरेटरी रिदम is maintained by the respiratory center in the medulla region of the brain, a pneumotaxic center in the pons region of the brain, and a chemosensitive area in the medulla can alter the respiratory mechanism. क्या कह रहे हैं बेसिकली, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी कि पोन्स में हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, देखो ऐसे याद रख लो, P फॉर पोन्स और P फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर. तो ये हमारा पोन्स में है. बाकी क्या बचा हमारा मेड्यूला. मेड्यूला में बाकी के दो हैं, कीमो सेंसिटिव एरिया और एक हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है. इसको एक बार NCERT से दोबारा पढ़ना और कोई डाउट हो तो बताना. ठीक है, बाय.